नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मॉनिटर में। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित सभी परीक्षोपयोगी पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं हमने इस वीडियो में लिए हैं। बाकी दोस्तों आपको पता ही है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और दोस्तों अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं। तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा सन 1336 ईस्वी में की गई थी। तो 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखें। पहला तो किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा। हरिहर को हरिहर प्रथम भी बोलते हैं और दूसरा 1336 ईस्वी में। और दोस्तों हरिहर और बुक्का ने जो विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। तो किस संत से आशीर्वाद प्राप्त इन्होंने किया था? अगर प्रश्न बनता है तो आंसर क्या हो जाएगा? विद्यारण्य संत से। बेसिकली दोस्तों जो विजयनगर है उसका शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। विजय मीन से होता है जीत, आप लोग समझ सकते हैं। और जो विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी थी वो हम्पी थी दोस्तों। और इस साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं और इसकी जो राजभाषा थी वो तेलुगु थी। तो ये 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है विजयनगर साम्राज्य से। और दोस्तों इस साम्राज्य में 4 प्रमुख राजवंशों का शासन रहा, जिनमें से पहला राजवंश है संगम वंश। हम चारों वंशों के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला वंश रहा संगम वंश, जो कि 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक रहा था दोस्तों। तो इस वंश की जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का ने सबसे पहले 1336 ईस्वी में की थी दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले बताया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, तो यानी कि फर्स्ट में इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी संगम वंश। तो इन्होंने जो है अपने पिता संगम के नाम पर, उनके पिता का नाम था संगम, तो इनके नाम पर उन्होंने इस राजवंश का नाम रखा संगम राजवंश दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों संगम वंश के प्रमुख शासकों के बारे में। तो प्रमुख संगम वंश के 7 शासक रहे थे, जिनमें से पहले हैं हरिहर प्रथम, जो कि 1336 से लेकर 56 तक रहे। फिर बुक्का 56 से लेकर 77 तक रहे। हरिहर द्वितीय आए 77 से लेकर 4 तक। देवराय प्रथम 1406 से लेकर 1422 तक। देवराय द्वितीय 1422 से लेकर 1446 तक। और मल्लिकार्जुन रहे 1446 से 1465 तक। और लास्ट में विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से लेकर 1485 तक। ये संगम वंश के प्रमुख 7 शासक हैं दोस्तों। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। इनमें से जो बुक्का थे उन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। और हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे बड़े महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। यानी कि सबसे बड़े महाराजाधिराज किसे बोला जाता था? तो वो आपके हरिहर द्वितीय को। और दोस्तों इसके बाद आए देवराय प्रथम। तो इस वंश का एक प्रमुख शासक था देवराय प्रथम, जिसने जो है तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर की जाए और शहरों में जो है नहरें लेके आ सकें। और साथ ही हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। तो हरिद्रा नदी और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाए किसके द्वारा? देवराय प्रथम के द्वारा। और इसके पश्चात देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली का यात्री विजयनगर की यात्रा पर आया, जिसका नाम था निकोलो कॉन्टी। जी हाँ, निकोलो कॉन्टी, जो कि लगभग 1420 ईस्वी में आया था दोस्तों देवराय प्रथम के शासनकाल में। और संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था, जो कि इसके पश्चात आया, जिसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। तो प्रश्न कैसे भी बने आप लोग पॉइंट ध्यान में रखें। इसके शासनकाल में विजयनगर सर्वाधिक शक्तिशाली और समृद्ध हो गया, इसीलिए इसे प्रतापी राजा बोला जाता था। और जो देवराय द्वितीय था उसके शासनकाल में फारसी राजदूत विजयनगर आया, जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। तो दूसरा आया आपका अब्दुल रज्जाक, जो कि फारस देश का था 1442 ईस्वी में दोस्तों। और देवराय द्वितीय के टाइम पर ये आया था।
और इसके अलावा तेलुगु कवि जिसका नाम था श्रीनाथ भी देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे, यानी कि कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे श्रीनाथ, जो कि तेलुगु के एक प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट पॉइंट है, फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था। जी हाँ, 2000 मुस्लिमों को जो है किसके द्वारा भर्ती कराया गया था? देवराय द्वितीय। और साथ ही दोस्तों उन्हें जागीरें भी दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर कहा गया है। अब जग बेटकर होता क्या है? जग बेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखें। देवराय द्वितीय के द्वारा संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि, ध्यान रखें, महानाटक सुधानिधि जो कि संस्कृत का ग्रंथ है, उसकी रचना की गई और साथ ही ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा गया। और दोस्तों जो देवराय द्वितीय थे उनको इंद्र का अवतार भी माना जाता था। इसके बाद आया मल्लिकार्जुन, और मल्लिकार्जुन का जो है प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। इस राजवंश का अंतिम शासक बना विरूपाक्ष द्वितीय। जी हाँ, संगम राजवंश का अंतिम शासक है विरूपाक्ष द्वितीय, जैसे कि हमने टेबल में भी देखा था। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के सेकंड वंश के बारे में, जिसका नाम है सालुब वंश, जो कि 1485 से लेकर 1502 तक चला। दोस्तों इस वंश की वास्तविक स्थापना का श्रेय जाता है नरसिंह सालुब को। ये नाम ध्यान में रखना, नरसिंह सालुब ने जो है इस वंश की स्थापना की थी 1485 ईस्वी में। जी हाँ, इसने 1485 में जो है इसकी स्थापना की। और नरसिंह सालुब अत्यंत ही योग्य और न्यायप्रिय शासक था दोस्तों। और इसके पश्चात तीसरे वंश के बारे में हम जानेंगे जल्दी से, तुलुब वंश, जो कि 1503 से लेकर 1569 ईस्वी तक रहा था। और इस वंश के बारे में जाने तो वीर नरसिंह इस वंश का संस्थापक था। जी हाँ, इससे पहले वाले सालुब वंश में नरसिंह सालुब है और इसमें वीर नरसिंह है, तो ये दो अलग अलग हैं, आप लोग ध्यान में रखें। तो वीर नरसिंह इस वंश का संस्थापक था, जिसने 1503 ईस्वी में यह स्थापना की और 1509 ईस्वी तक राज किया। जी हाँ, 1503 में इसने स्थापना की और 1509 तक इसका शासनकाल रहा था। और इसके पश्चात 8 अगस्त 1509 ईस्वी को कृष्ण देव राय जो है शासक बना, जो इस वंश का महान शासक था। तो प्रश्न बन सकता है कि तुलुब वंश का सबसे महान जो शासक था वो कौन था? तो कृष्ण देव राय। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्ण देव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। तो बाबर ने भी अपने बाबरनामा में बताया कि कृष्ण देव राय जो है भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। तो कृष्ण देव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री विजयनगर आए। तो इनमें से 2 यात्री आए थे, 1515 ईस्वी में आए थे डोमिंग पायस, और 1515-16 के आसपास आए थे बाराबोसा। तो ये दोनों थे पुर्तगाल के, और दोनों जो है विजयनगर साम्राज्य में आए थे कृष्ण देव राय के शासनकाल में। नेक्स्ट है, कृष्ण देव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। जी हाँ, कृष्ण देव राय के शासनकाल के टाइम जो है उसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, इसीलिए जो है अष्टदिग्गज उन्हें बोला गया था। और इसके शासनकाल को ही तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। जी हाँ, इसी के शासनकाल को बोला गया है क्लासिक युग, वो भी तेलुगु साहित्य का। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कृष्ण देव राय की रचनाएं। तो कृष्ण देव राय के द्वारा कुछ रचनाएं की गई, जो कि पहले हैं तेलुगु में जिसका नाम है अमुक्त माल्यात, और दूसरा है संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम। तो ये 2 रचनाएं हैं कृष्ण देव राय की। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके प्रसिद्ध दरबारी जिसका नाम था तेनालीराम रामकृष्ण। तो इसके द्वारा भी एक रचना की गई थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा भी गया है बहुत बार एग्जाम में, पांडुरंग महात्म्य। जी हाँ, पांडुरंग महात्म्यम जो है लिखी गई है तेनालीराम रामकृष्ण के द्वारा, जो कि इसके प्रसिद्ध दरबारी थे कृष्ण देव राय के। नेक्स्ट पॉइंट है, कृष्ण देव राय ने आंध्र भोज, आंध्र पितामह और अभिनव भोज आदि उपाधि धारण की थी। तो प्रमुख 3 उपाधि इसने धारण की थी, आंध्र भोज, आंध्र पितामह और अभिनव भोज।
नेक्स्ट, नागलपुर नामक नया नगर, हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेव के द्वारा करवाया गया था। तो 3 प्रमुख नगर जैसे जिनमें से एक है नागलपुर और 2 मंदिर हैं, हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर, इन तीनों का जो निर्माण का श्रेय जाता है कृष्णदेव राय को जाता है दोस्तों। कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है 1529 ईस्वी में और इसके पश्चात कुछ और उत्तराधिकारी बनते हैं, लेकिन उसके सभी उत्तराधिकारी जो अयोग्य थे ऐसा माना जाता है। और उसके उत्तराधिकारी जिसका नाम था अच्युत राय, जो कि 1529 में ही बना था और इसका शासनकाल रहा था 1542 तक। तो इसके शासनकाल में 1535 में पुर्तगाली नूनीज ने जो है विजयनगर की यात्रा की थी। तो एक पुर्तगाली यात्री थे जिनका नाम था नूनीज, जो कि आए थे अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ से। और दोस्तों, तुलुक वंश का अंतिम शासक बनता है सदाशिव, जो कि ऐसा माना जाता है कि अपने प्रधानमंत्री राम राय की हाथ की कठपुतली था, क्योंकि उसके ही प्रधानमंत्री के द्वारा जो है सभी चीज़ें संभाली जाती थी, तो इसीलिए बोला जा सकता है कि राम राय की हाथ की कठपुतली था। इसके पश्चात तालीकोटा का युद्ध होता है 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध को बेसिकली 2-3 नामों से जाना जाता है, जैसे कि बन्नी हट्टी का युद्ध और राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। तो आप लोग इनको भी पॉइंट को ध्यान में रखें। तो ये होता है 23 जनवरी 1565 ईस्वी में, जिसमें सदाशिव की हार हुई। और इस युद्ध का बेसिकली जो विजयनगर है वहाँ से नेतृत्व कर रहा था राम राय, जो कि सदाशिव का प्रधानमंत्री था। तो सभी कार्य यही करता था राम राय, तो इसके नेतृत्व में ही यह युद्ध हुआ था। और विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिणी राज्यों के जो संघ में शामिल थे वो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, यानी कि ये चारों राज्य थे, ये मिल गए थे, यानी कि इन सब ने गठबंधन कर लिया और ये जो है किसके विरुद्ध लड़े, विजयनगर के। तो और यहाँ से इन सब दलों का या फिर जो संघ बन गया था उसका नेतृत्व कर रहा था अली आदिल शाह, और वहाँ से विजयनगर से कर रहा था राम राय। तो यहाँ पर जो है विजयनगर वाले की हार हो जाती है, यानी कि सदाशिव की हार हो जाती है। तो तालीकोटा के इस युद्ध के पश्चात सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से, अब तिरुमल कौन होता है, इसका जो सेनापति था या फिर प्रधानमंत्री था उसका भाई होता है, तो इसके सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना शुरू किया सदाशिव ने। लेकिन यहाँ से आगे क्या होता है, अराबिडु वंश की स्थापना हो जाती है। कैसे होती है, यहाँ पर जो है विजयनगर की इस चौथे राजवंश अराबिडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में राम राय का जो भाई था, यानी सदाशिव का प्रधानमंत्री राम राय और उसका भाई तिरुमल, जिससे सदाशिव ने हेल्प ली थी, तो वही जो है जो तिरुमल होता है वो सदाशिव को क्या कर देता है, अपदस्थ करता है और पेनुकोंडा में अपने साम्राज्य यानी अपने राजवंश की स्थापना करता है, जिसका नाम होता है अराबिडु वंश, जो कि चौथा राजवंश है विजयनगर साम्राज्य का। और तालीकोटा युद्ध के बाद प्रसिद्ध यात्री जिसका नाम था सीजर फ्रेडरिक ने भी जो है विजयनगर की यात्रा की। तो सीजर फ्रेडरिक ने कब यात्रा की, ये तालीकोटा के युद्ध के बाद ही की थी। और अराबिडु शासक वेंकट II के शासनकाल में वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। तो मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी, वोडेयार ने, जो कि 1612 में की थी। और उस समय शासनकाल चल रहा था अराबिडु शासक वेंकट II का। और इस वंश का अंतिम शासक बनता है रंग तृतीय। जी हाँ, रंग तृतीय बनता है आपका अराबिडु वंश का शासक। और यहाँ से समाप्त हो जाता है विजयनगर साम्राज्य का शासनकाल।